हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और आपको बताना था कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो वो है आंध्र प्रदेश। टोटल 5 डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं। और हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के नए डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो कि सेकंड डेप्टी चीफ मिनिस्टर है, अजीत पवार। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं अपने सेशन पर, स्टार्ट करते हैं। What was launched by the Department of Telecommunications to drive innovation and collaboration in the next generation wireless technology? वायरलेस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, करेक्ट। और ऑप्शंस भी आप देखिए सारे 5G, 6G, 7G, 8G, ये सारे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट की स्पीड होती है, ये आपकी बेस कीती है, जैसे सबसे पहले सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अब फिफ्थ जनरेशन इंटरनेट आया, राइट। और अब बोला जा रहा है कि भारत 6G अलायंस के लिए अभी रिसेंटली ये DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि जो आने वाला जनरेशन होगी, हमारे आने वाले टाइम पीरियड हो गया, फ्यूचर में हमारी इंटरनेट की स्पीड और तेज हो सके। आपने देखा पहले जो 3 से 4 MB की, अगर आपको याद हो, तो स्टार्टिंग ऑफ विद द इंटरनेट एरा में 3-4 MB की फाइल को डाउनलोड करने में ही आपको 4-5 मिनट लगते थे, राइट। फिर 3G आया तो वो और जल्दी डाउनलोड होने लग गई। 4G आया तो हमने देखा कि हम उसको ऑनलाइन स्ट्रीम करने लग गए सारी चीज़ों को। अब आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, क्या ये सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन इंटरनेट में पॉसिबल था? नहीं हो पाता, हो भी पाता, लेकिन वहाँ पर जो क्वालिटी होती ना, वो बहुत ज़्यादा कम होती, बहुत खराब क्वालिटी की आपकी वीडियो देखने को मिलती। विद इंक्रीज इन दिस जनरेशन ऑफ इंटरनेट, हम कह सकते हैं जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी इंक्रीज हुई है। और विद द इंक्रीज ऑफ इंटरनेट स्पीड हमने देखा कि हम बहुत सारी ऐसी सर्विसेज, गेम्स, सॉफ्टवेयर्स हम ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्लाउड की मदद से अब आपको अपने ऑनलाइन
आपकी इंटरनेट स्पीड ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, आपके हार्डवेयर मैटर नहीं करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गेम खेलना है, तो पहले आप प्ले स्टेशन बाय करते थे, राइट? PS बाय किया आपने, या फिर आपने एक्सबॉक्स परचेज कर लिया, करेक्ट? तो अब क्या है, इसके लिए ये जो हम बॉक्स परचेज करते थे ना, उसमें आपकी जो हार्डवेयर, जो ग्राफिक कार्ड होता था, वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता था और वो अच्छे से प्रोसेस कर पाता था, उसका प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होती थी, करेक्ट? तो वो इंटरनेट से भी आप गेम खेल सकते हैं, लेकिन आपके पास वो घर पर वो डिवाइस है, तो आप उसको टीवी में लगाइए, प्लग इन कीजिए, वीडियो में सीडी डालिए, उन इन एक्सबॉक्स और PS में अपने गेम की सीडी डालिए एंड जस्ट प्ले इट आउट, करेक्ट? ये तो हो गई अब ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास 5G है, हमारे पास 6G है। इनसे क्या होगा कि जो इंटरनेट की स्पीड है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, करेक्ट? अब आप हमारे पास क्लाउड टेक्नोलॉजी है, राइट? हम मतलब कहीं और सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं, हमें बस इंटरनेट स्पीड फास्ट चाहिए और इंटरनेट की मदद से हम यूज़ कर पाएंगे इन गेम्स को, जो कि हम प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स से खेलते थे। तो अब क्या हो गया, हम गेम्स को कहाँ स्टोर कर लेंगे? क्लाउड पर। जो प्रोसेसिंग पावर होगी वो कहाँ से मिल जाएगी? हमें क्लाउड से ही मिल जाएगी, करेक्ट? कितना आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए वो आप सब कुछ ऑनलाइन खेल पाएंगे। बस यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर अभी आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वायरलेस कार को ड्राइव करा था, इंडिया में बैठकर उन्होंने किसी यूरोप नेशन में उस वायरलेस कार को चलाया था। इससे क्या हो गया कि जो विदाउट एनी लैग चली थी, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, गाड़ी तो चल जाएगी लेकिन विदाउट एनी लैग चलना यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है, करेक्ट? तो इससे क्या है, स्पीड जब तेज होगी इंटरनेट की, नई नई सर्विसेज, नए नए गेम्स, नई नई टेक्नोलॉजी सामने आएंगी, जो कि हमारी लाइफ को और बेटर बनाएंगी। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए भारत 6G अलायंस अभी लॉन्च करा गया था। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा। इसी को बोलते हैं B6GA, राइट? तो कहीं पे ये B6GA लिखा हो तो याद रखना ये क्या है? भारत 6G अलायंस, करेक्ट? इसको यहां पर इसके लिए 240.51 करोड़ रुपीस की ग्रांट अप्रूव किया गया है, और इसकी मदद से हम देखेंगे स्टार्टअप्स, कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल टेक्नोलॉजी अलायंस, एसोसिएशंस, ये साथ मिलके आगे नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम करेंगी, इस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगी। फिर यहीं पर याद रखेंगे अभी 48 करोड़ रुपीस का ग्रांट प्रोवाइड किया गया है टू ऑलमोस्ट 66 स्टार्टअप्स, ताकि वो आगे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करें, राइट? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नाडा इंडिया एंड नाडा इंडिया ने किनके साथ अभी MOU साइन किया टू इंक्रीज द रीजनल कॉपरेशन इन एंटी डोपिंग स्पोर्ट्स। ये एंटी डोपिंग क्या होता है? जब कोई स्पोर्ट्स में या फिर कोई भी एथलीट ऐसे सब्सटेंस को कंज्यूम करता है जो कि ऑथराइज नहीं है अपने फिजिकल परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, करेक्ट? तो दो टर्म्स होती हैं, एक होता है नाडा, नेशनल लेवल पे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एक होता है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये आपका वर्ल्ड स्केल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पर, करेक्ट? तो अभी नाडा इंडिया ने एक MOU साइन किया, किसके साथ? सराडो के साथ, टू इंक्रीज द रीजनल कॉपरेशन इन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स में जो डोपिंग चलती है उसको कम किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके, राइट? क्योंकि उससे क्या होता है, अगर कोई प्लेयर पकड़ा जाता है विद डोपिंग तो उनको काफी टाइम तक बैन भी किया जा सकता है, राइट? तो वापस आते हैं, नाडा तो हमने देख लिया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो गई, लेकिन ये सराडो क्या है? सराडो है आपका साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस सराडो में कुछ कंट्रीज आती हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, ये पार्ट रहती हैं सराडो की। तो हम कह सकते हैं इंडिया की नाडा ने इन साउथ एशियन रीजनल एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ, एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया, जिसमें ये कंट्रीज आ जाती हैं, करेक्ट? इंपॉर्टेंट टर्म है, मार्क करके चलेंगे, पूछा जा सकता है डेफिनेटली। इसमें एक करेक्शन करेंगे बस, यहां पर पाकिस्तान पार्ट नहीं है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड मालदीव आ जाता है यहां पे, राइट? तो 5 ये नेशंस याद रखेंगे जो इसका पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स लॉन्च करी टू सपोर्ट प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। देखो, सेक्सुअल असॉल्ट के बाद
जो प्रेग्नेंट माइनर होती है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए, उनको जो भी मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जानी चाहिए वो देने के लिए। क्योंकि क्या होता है, कई केसेस में जो फैमिली होती है ना, वो सपोर्ट नहीं करती है माइनर सेक्सुअल विक्टिम को, राइट, उनको अपने हाल पे छोड़ देती है। उस केस में क्या होता है, जो माइनर है वो डिप्रेस भी हो जाती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है तो उनको अपने बेबी का भी ध्यान रखना है, अपना बॉडी का भी ध्यान रखना है कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, राइट। फिर मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, उनको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो इसी के लिए सरकार के द्वारा स्कीम लॉन्च करी कि जो भी प्रेग्नेंट माइनर रेप विक्टिम्स हैं और जो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की गई, जहाँ पर वो शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, उनको प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको रहने की जगह, उनको खाना, सेफ ट्रांसपोर्टेशन टू कोर्ट हियरिंग्स एंड लीगल एड जो भी प्रोवाइड करनी चाहिए वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की गई। करेक्ट, चलिए ठीक है, तो ये हो गया। और यहीं पर याद रखेंगे, अंडर दिस इनिशिएटिव जो मेडिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू द निर्भया फंड, राइट। तो ये ध्यान रखना, ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, या फिर अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर कौन रहेंगे, स्मृति ईरानी के द्वारा यहाँ पर इसको एड्रेस किया गया कि जो ये चैलेंजेस हैं, ये हम सोसाइटी में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एक प्रॉपर रोड मैप सेटअप किया गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड अ कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म आइकॉनिक 75 लाइट हाउसेज इन टूरिज्म डेस्टिनेशन। देखो लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस एक वो बिल्डिंग होती है जो आपका गाइड करती है शिप्स को ड्यूरिंग नाइट, रास्ता बताने के लिए, एक लोकेशन बताने के लिए आपका एक गाइडेंस का काम करती है ये आपका लाइट हाउस, राइट। अब तो आपका जीपीएस आ गया तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, राइट। तो अगर मान लो वहाँ पे भी कनेक्शन नहीं मिल रहा आपका, फिर तो उस केस में ये लाइट हाउसेस पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते थे, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं होता था, जीपीएस जैसी कोई फैसिलिटी ही नहीं होती थी, कोई सर्विस ही नहीं होती थी, तो लाइट हाउस के थ्रू आपका शिप्स को गाइड किया जाता था ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि एकदम अंधेरा होता है वहाँ पे। तो ऐसे 75 लाइट हाउसेस को ऑल अराउंड इंडिया अभी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू टूरिस्ट प्लेसेस। अब टूरिस्ट प्लेस बन जाएंगी तो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे, करेक्ट। तो इसीलिए अभी किस यूनियन मिनिस्टर ने ये कैंपेन लॉन्च किया कि हम आइकॉनिक 75 लाइट हाउसेस को टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में कन्वर्ट करेंगे, वो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल जी, ठीक है, याद रखेंगे। इससे क्या है, एक तो ट्रैवल बढ़ेगा, दूसरा जो इंडिया का रिच कल्चर एंड हमारा जो एक सोसाइटी में जो हमने एक रिच कल्चर ऑब्जर्व किया है उसका सिग्निफिकेंस जो रहता है उसको यहाँ पर आगे शोकेस करने की बात की गई। और फिर टूरिस्ट आएंगे तो जो लोकल इकोनॉमी है वो यहाँ पर डेवलप होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, यहीं पे हमने देखा सरबंदना सोनोवाल 75 लाइट हाउसेस को टूरिज्म डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, अभी इंडिया एंड यूएई के बीच में हमें ट्रेड बनाने की हम बातें चल रही हैं, राइट। हम चाहते हैं कि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड है वो ज़्यादा बढ़े, हर सेक्टर में ट्रेड बढ़ाने की बात की गई, करेक्ट। अभी रिसेंटली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडिया और यूएई के बीच में हम फूड से रिलेटेड जो ट्रेड होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर जो होगा उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा फूड को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के नेशन के बीच में, करेक्ट। टू एनहेंस फूड एंड एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन बिटवीन यूएई एंड इंडिया, अभी RAKEZ जो कि है रस अल खामिया इकोनॉमिक जोन, ये यूएई का हो गया, इन्होंने एक MOU साइन किया ICFA के साथ जो कि इंडिया का इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक दूसरे के देश के बीच में हम जो ट्रेड होगा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड उसमें हम काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, नॉलेज एक्सचेंज करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक दूसरे के ट्रेड को हम यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ाएंगे।
करेक्ट। अगर आपको याद हो CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये फरवरी में साइन किया गया था 2022 में बिटवीन इंडिया एंड UAE। इसका भी काम क्या था कि हम ट्रेड को इंडिया और UAE के बीच में कैसे और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, करेक्ट। अगर एक चीज़ और याद रखेंगे, दुबई में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो आ रही है इंडिया से। इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, सिंगापुर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर इंडिया पोस्ट, इन्होंने एक साइन किया बायलैटरल ट्रैक्ट पैकेट एग्रीमेंट, किसके साथ? तो देखो अभी इंडिया पोस्ट ने इससे पहले 37 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन कर रखा है, और 38 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ ऐसे एग्रीमेंट साइन कर रखा है, राइट। और ये क्या है आपका ITPS, इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्विस का ये एग्रीमेंट 38 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी साइंड है इंडिया के साथ। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 39th कंट्री कौन सी बनी जहां पर इंडिया पोस्ट ने साइन किया एक बायलैटरल ट्रैक्ट पैकेट एग्रीमेंट जो है ITPS, इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्विस, किस कंट्री के साथ? तो वो कनाडा के साथ थी। और इंडिया पोस्ट की बात करें तो इंडिया पोस्ट ने कनाडा पोस्ट के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया एंड कनाडा 39th कंट्री बन गया एंड द सर्विस विल कमेंस फ्रॉम 1st of July 2023, करेक्ट। और यहीं पे याद रखेंगे जो पोस्टेज रेट्स रहेंगे फॉर द फर्स्ट 50 ग्राम्स वो तो है 400 रुपये एंड उसके बाद ₹35 फॉर एडिशनल 50 ग्राम्स। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट एंड कनाडा पोस्ट ने ये बायलैटरल ट्रैक्ट पैकेट एग्रीमेंट साइन किया है और इंडिया 38 नेशन से पहले कर चुका है एंड 39th रहेगा कनाडा। नेक्स्ट, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, दिस इज एन एग्जीबिशन दैट वाज इनॉग्रेटेड वेयर। तो बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज यह भी एक एग्जीबिशन है एंड इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्ल्ड हेरिटेज वो एग्जीबिशन जो कि कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। तो याद रखना न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया था एट IGNCA जो कि है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, करेक्ट। और इसी एग्जीबिशन के दौरान जो बैंक नोट्स रहते हैं ऑफ द G20 नेशंस उनको शोकेस किया गया था यहाँ पे, एज वेल एज जो यूनेस्को लिस्टेड वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको भी यहाँ पर शोकेस किया गया ड्यूरिंग दिस एग्जीबिशन। तो आंसर रहता है न्यू दिल्ली में। फिर एक चीज़ याद रखेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि यूनेस्को में किस कंट्री ने 5 साल के बाद उसको रीजॉइन कर लिया है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जिट करा दिया था USA को फ्रॉम यूनेस्को एंड अब 2023 में वापस से 5 साल बाद यूनेस्को को ज्वाइन कर लिया है USA ने, राइट। और हमने बात की कि बैंक नोट्स जो है वो G20 नेशन कंट्रीज के यहाँ पे शोकेस किए गए। तो G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है इस साल तक एंड इसकी थीम क्या रहेगी? वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो इंडिया ने अपना जो शेयर है ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज में उसको जो एक्सपोर्ट है ऑफ द या फिर इसको ऐसे समझिएगा, इंडिया ने जो अपनी सर्विसेज हम कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उसको डबल कर लिया है, 2 टाइम्स कर लिया है। अगर हम बात करें 2009 से लेके 2022 के बीच में तो जो इंडिया का शेयर है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसको 2005 कीजिएगा, 2005 से 2022 के बीच में, करेक्ट। अगर हम डाटा देखें तो इंडिया का जो शेयर था वो जस्ट 2% था और वो अब बढ़कर कितना हो गया? 4.4% हो गया इन 2022। यहीं पे अगर हम चाइना के ग्लोबल शेयर की बात करें कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में तो उनका 3% शेयर होता था 2005 में और वो बढ़कर अब कितना हो गया? 5.4% करीब हो गया, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कोविड-19 के टाइम पे अगर आपको याद हो इंडिया एक मेडिकल हब भी निकल के सामने आया था एंड क्योंकि इंडिया ने बहुत कंट्रीज की यहाँ पर हेल्प करी थी। इवन दैट इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे 2009 से 2019 के बीच में इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है ना उसने काफ़ी अट्रैक्ट किया है फॉरेनर पेशेंट्स को एंड ऑलमोस्ट 35.5 या फिर हम बोलें ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन यहाँ पे फॉरेनर्स ने इंडिया में आके अपना ट्रीटमेंट कराया है, करेक्ट। तो याद रखेंगे इंडिया का जो ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स का शेयर है इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड
इन फ्रॉम 2005 टू 2022 और ये वर्ल्ड बैंक एंड WTO के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? वॉशिंगटन DC में। एंड अजय बंगा यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट बने। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? ओकोंजो इएवला। एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। अभी HDFC ने HDFC बैंक के मर्जर को है ना, उसका अप्रूवल आ गया है। एंड इनके मर्जर के बाद याद रखना, ये इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस पावर हाउस बनने वाला है। इंपॉर्टेंट, याद रखना, विद द वैल्यूएशन ऑफ अराउंड $40 बिलियन। ठीक है। एंड इनकी जो कंबाइंड वैल्यू निकल के आएगी विद द कंबाइंड वैल्यू ऑफ $172 बिलियन। ये जो मर्जर होगा, इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट मर्जर फाइनेंशियल सर्विस पावर हाउस बन जाएगा ये इंडिया का। एंड इससे जो इनके कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को यहाँ पे इनके इम्पैक्ट पड़ेगा। करेक्ट। HDFC बैंक की अगर मैं बात करें तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हैं, टू बिग टू फेल सिनेरियो वाले ये बैंक हैं। एंड बहुत बड़े ये बैंक बन चुके हैं। जैसे अगर हम इंटरनेशनल स्केल पे बात करें, मॉर्गन स्टैनली हो गया, JP मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली नहीं, JP मॉर्गन हो गया, राइट। तो इस बैंक को हम ऐसा समझते हैं कि दिस बैंक इज टू बिग टू फेल। एंड कोई भी फाइनेंशियल सिनेरियो हो जाए या फिर कितनी ही बड़ा रिसेशन आ जाए, ये बैंक ऐसे हैं, ये पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। पूरी वर्ल्ड में इकोनॉमी में इनका पैसा लगा हुआ है। दे आर टू बिग टू फेल। और अगर ये फेल होते हैं, कल को ये बैंक डूब जाता है, तो इट विल बी वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आप हिस्ट्री में देखेंगे। करेक्ट। तो तभी इनको टू बिग टू फेल बोला जाता है कि ये कभी फेल होंगे ही नहीं। तो HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं, चेयरमैन कौन रहेंगे? मिस्टर अतानु चक्रवर्ती। MD एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? शशिधर जगदीशन। चेयरमैन तो है मिस्टर अतानु चक्रवर्ती। 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड टैगलाइन रहेगी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है फिर, अभी एक रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है जो कि एक्सक्लूसिव लग्जरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप देखेंगे जिम का एक्सेस, कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप्स, गोल्फ लेसन, स्पा सर्विसेज, लॉन्च प्रिविलेजेस एट सेलेक्टेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है विद दिस रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड। करेक्ट। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो दिन का यहाँ पर 1 लाख रुपीज तक का अपना अकाउंट में, या फिर हम बोलें डेली एवरेज बैलेंस यहाँ पे 1 लाख रुपीज का होना चाहिए। करेक्ट। और जो कैश विड्रॉल लिमिट रहेगी 50,000 की रहेगी विद द डेली लिमिट फॉर मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट यूजेज 5 लाख की रहेगी। फिर यहाँ पे यूजर्स कैन स्पेंड फॉर ई-कॉमर्स अप टू 3.5 लाख रुपीज पर डे, राइट। और इसको 800 रुपये प्लस GST यहाँ पर आपका रहेगा विद द इशुएंस, फॉर द इशुएंस ऑफ दिस कार्ड, राइट। तो ये लग्जरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। इंडियन ओवरसीज बैंक की मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर रहेगा चेन्नई में एंड 1937 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। टैगलाइन रहेगी गुड पीपल टू ग्रो विद। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस पर। अभी किंग चार्ल्स एंड क्वीन कैमिला, इन्होंने अवार्ड दिया एनवायरमेंटल अवार्ड टू इंडियन कंजर्वेटनिस्ट, राइट। इन्होंने ये प्रेजेंट किया प्रेस्टिजियस एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड टू इंडियन कंजर्वेटनिस्ट एट द एनिमल बॉल, जो कि लैनचेस्टर हाउस लंदन में हुआ, टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोटेक्टिंग एशियन वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर फिल्म मेकर कार्तिकी गोंजाल्वेस, जो कि ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्करर्स के थे, इनको रिसीव किया गया तारा अवार्ड से। यहीं पे याद रखेंगे द कार्तिक गोंजाल्वेस, इनको रिकॉग्नाइज किया गया फॉर अचीवमेंट और फॉर हिज स्टोरी टेलिंग। उन्होंने जो इसमें मूवी के थ्रू, द एलिफेंट विस्कर्स के थ्रू जो एक स्टोरी टेलिंग की है, राइट, इसके लिए इनको रिसीव किया गया एलिफेंट स्टैचू एज द अवार्ड, राइट। और एक एलिफेंट स्टैचू भी दिया गया, राइट। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, और एक चीज़ और, जो ये हम एनिमल बॉल की बात कर रहे हैं जो कि लैनचेस्टर हाउस में हुआ लंदन में, ये दिस ईयर इन 2023 दिस मार्क्स द 20th एनिवर्सरी ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी एलिफेंट फैमिली
करेक्ट, इसको 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड अभी इंडियन कंजर्वेशनिस्ट को यहाँ पे इससे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अजय बंगा यहाँ पे 14th प्रेसिडेंट है, राइट। तो यहाँ पर हम वर्ल्ड बैंक की इंपॉर्टेंट नहीं दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, ये 14th प्रेसिडेंट बने हैं, करेक्ट। इनको ये ओनली इंडियन है जो कि 2023 की लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स में आते हैं। आई रिपीट, अजय बंगा, ये ही इज द ओनली इंडियन जिनको ऑनर किया गया एंड इनको लिस्ट में ऐड किया गया एंड ही इज द फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन टू लीड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और पहले इंडियन या फिर इकलौते इंडियन है जिनको 2023 की लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स में ऐड किया गया है, करेक्ट। और ये पहले इंडियन अमेरिकन है जो कि हेड कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक को भी। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब किया गया था? 2016 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड विद बेन पिंटर प्राइज, नॉट बेन, पेन पिंटर प्राइज। ये जो पेन पिंटर प्राइज होता है ना, ये एक राइटर को दिया जाता है, करेक्ट। एंड वो राइटर जो कि आयरलैंड यूके से बिलोंग करते हैं, यहाँ का रेजिडेंट है, उनको पेन पिंटर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो अभी माइकल रोजन, राइट, इनको सम्मानित किया गया। ये एक पोएट है एंड राइटर है, करेक्ट। इनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, पेन पिंटर प्राइज 2023 के अवार्ड से, करेक्ट। 11 अक्टूबर को इसकी प्राइज सेरेमनी होगी बाय द ब्रिटिश लाइब्रेरी 2023 में, वहां पर इनको सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से। ये पेन पिंटर प्राइज 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नेर। इनको अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। आई रिपीट, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नेर है, इनको अभी नया नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। ये थर्ड नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं, थर्ड नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो ये रिप्लेस किनको करेंगे या फिर ये सक्सीड किनको करेंगे, या फिर सेकंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन थे? वो थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजेश पंत, ठीक है। तो राजेश पंत को ये रिप्लेस करेंगे एमयू नेर, लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नेर, जो कि थर्ड नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं, करेक्ट। फिर इसी के साथ याद रखना, जो फर्स्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर थे वो कौन थे? गुलशन राय। अगर हम इनकी बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नेर, ये एनडीए से पास आउट हैं, करेक्ट। इनको साइबर सिक्योरिटी की काफ़ी नॉलेज है एंड बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। एंड अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है, इसके लिए किसी भी सिस्टम को हैक करना काफ़ी ईजी है, राइट। तो ऐसे एरा में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो हमें अपने देश की सिक्योरिटी पे ध्यान रखना चाहिए, बोथ एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। एंड उसी सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारे थर्ड नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नेर। नेक्स्ट आ जाते हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद। ही हैज टेकन ओवर एज द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। आई रिपीट, वाइस एडमिरल अतुल आनंद, इनको अपॉइंट किया गया एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी को ये सक्सीड करेंगे, जिनका रिटायरमेंट हो चुकी है 28 फरवरी को, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या फिर हम बोलें अभी एक मिशन जो कि हम जानते हैं DAYNRLM, जो कि है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये फ्लैगशिप इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। इनके द्वारा ई सरस एप्लीकेशन लॉन्च की गई ताकि मार्केटिंग की जा सके। किसकी? मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि हैंडलूम प्रोडक्ट्स रहेंगे आपके, करेक्ट। उन प्रोडक्ट्स की जो कि वीमेंस के द्वारा डेवलप किया गया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट। आई रिपीट, जो कि आपके हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो गए, राइट, जो कि आपके बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स हो गए, उनको मार्केट करने के लिए जो कि वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाए गए हैं, उसको मार्केट करने के लिए ई सरस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इनके फ्लैगशिप इवेंट
डे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा। करेक्ट। इन्होंने एक अपना ई सरस फुलफिलमेंट सेंटर भी खोला है जनकपुरी न्यू दिल्ली में, इसको भी याद रखेंगे। करेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। और इसका मेन एम क्या है बेसिकली, ताकि एक तो लोगों को आय मिल जाए, रोजगार मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, वो अपने प्रोडक्ट को आगे सेल करेंगे तो उनके प्रोडक्ट्स की भी आगे डेवलपमेंट होगी। फिर हम जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, राइट। एंड फिर इसी के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए हैं, वहाँ पर भी वीमेंस को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एंड मार्केटिंग करने से क्या होगा, एक वाइडर ऑडियंस मिलेगी इस एप्लीकेशन से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका मिल सके। इसीलिए हम वोकल फॉर लोकल के अंडर भी इसको प्रमोट किया जा रहा है, जो कि एक इनिशिएटिव था ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो दीदीज है उनको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया जो कि है इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये बेसिकली इसका काम क्या रहेगा कि 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को सबमिट कराएगा बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। इट इज फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट एंड इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा इस पोर्टल पर, ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करनी होंगी बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी, राइट। कि कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना आपका यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कितना पैसा आपने इधर खर्च किया, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट की रिपोर्ट, और जो ऑनलाइन फिलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट कि कितना डोनेशन आया, कितना आपने इलेक्शन में खर्च करा। क्योंकि एक डिजायर्ड एक फिक्स अमाउंट होती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो आपके या फिर स्टेट में आ जाते हैं इलेक्शंस, बेसिकली चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे, चाहे एमएलए का हो चाहे वो किसी चीज़ का इलेक्शन हो, वहाँ पर आपका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। करेक्ट, आप उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली का ही केस लूँ, अभी एमसीडी के इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली, तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि आप इससे ऊपर खर्चा नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस में। वो बात अलग है, पॉलिटिकल पार्टीज खर्चा करती हैं, लेकिन उस फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा अगर खर्चा होता है तो फिर वहाँ पर जवाबदेही पॉलिटिकल पार्टी की होती है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द कोऑपरेटिव्स, राइट। 2023 में 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। रीजन बीइंग कि हम ये इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो होते हैं ना, ये ऑब्जर्व करते हैं ऑफ द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द जुलाई मंथ। और इस बार फर्स्ट सैटरडे कब आया था? 1 जुलाई को ही आ गया था। और हमने ये 2023 में 101st एडिशन ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स का। यहाँ पर फिर थीम भी याद रखेंगे, वो है कोऑपरेटिव्स पार्टनर फॉर एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई रिपीट, कोऑपरेटिव्स पार्टनर फॉर एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने लॉन्च किया भारत 6G अलायंस टू ड्राइव इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। नाडा इंडिया ने एक MOU साइन किया, किसके साथ? सरादो के साथ, ताकि जो रीजनल कॉपरेशन है एंटी डोपिंग स्पोर्ट्स में उसको बढ़ावा दिया जा सके। गवर्नमेंट ने लॉन्च की स्कीम टू सपोर्ट प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल ने लॉन्च किया कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म आइकॉनिक 75 लाइट हाउसेज इनटू टूरिज्म डेस्टिनेशंस। RAKZ एंड ICFA इन्होंने साइन किया एक MOU टू प्रमोट ट्रेड एंड इनोवेशन इन फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन इंडिया एंड UAE। देन इंडिया पोस्ट एंड कनाडा पोस्ट ने साइन किया एक बायोलैटरल ट्रैक्ड पैकेट एग्रीमेंट। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जीबिशन अभी हुआ जो कि था बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज। ये कहाँ पर हुआ? और यहाँ पर ये न्यू दिल्ली में हुआ, और यहाँ पे बैंक नोट्स को शोकेस किया गया ऑफ G20 नेशंस एज वेल एज यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इनॉग्रेट की गई एट INGCA Delhi. Then India doubles their share of global commercial service export to 4.4% in 2022 और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक एंड WTO के द्वारा रिलीज की गई। अप्रूवल सिक्योर्ड फॉर HDFC एंड HDFC बैंक मर्जर, और इससे इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस पावर हाउस बन जाएगा ये। देन इंडियन ओवरसीज बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया जो कि लग्जरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। किंग चार्ल्स एंड क्वीन कैमिला इनको इन्वायरमेंटल अवार्ड से सम्मानित किया टू इंडियन कंजर्वेटनिस्ट। अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, ये ओनली इंडियन हैं जिनको ऑनर किया गया इन द 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स। माइकल रोजन इनको अवार्ड किया गया पेन पिंटर प्राइज 2023 से। लेफ्टिनेंट जनरल MU नेर को अपॉइंट किया गया हेड ऑफ द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर।
वाइस एडमिरल अतुल आनंद, इन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, हैज़ टेकन ओवर एज द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया ई सरस एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ECI ने ओपन किया ऑनलाइन पोर्टल फॉर फाइलिंग 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। इंटरनेशनल डे और इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि प्लास्टिक बैग की जो हार्मफुल इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पर उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल एनर्जी डाटा सर्वे एंड एनालिसिस की, जो कि 2021-22 के लिए अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रिलीज किया गया। तो देखो ये नेशनल एनर्जी डाटा क्या बताता है कि कौन सा सेक्टर हमारा कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, राइट? कितने दिन में कंज्यूम कर रहा है या रात में कंज्यूम कर रहा है। ये एनर्जी आपका रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है जो कंजप्शन हो रही है, या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इससे डिपेंड होगा कि ये पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये फॉसिल फ्यूल से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो वो आपकी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गई, जिससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, राइट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अगेंस्ट आ जाती है। फिर यहीं पर हम देखेंगे कि जो कंजप्शन पैटर्न्स कैसे हैं, क्या दिन में कंजप्शन ज़्यादा है, रात को कम है, या आपके ऑल्टरनेटिव डेज पे ज़्यादा कंजप्शन हो रही है। तो किस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर कंजप्शन हमें देखने को मिलती है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, उसका एक सर्वे एंड एनालिसिस, एक रिपोर्ट रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। अगर व्यक्ति का नाम पूछ ले तो यूनियन मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये रन करेगा किस स्टेट में? तो इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये कहां पर होगा? ये हरियाणा में होगा, जींद डिस्ट्रिक्ट से ये रन करेगा, करेक्ट। और हरियाणा में इनका खुद का पहला हाइड्रोजन पावर प्लांट भी इस्टेब्लिश किया जा चुका है, और ये रनिंग हो जाएगा बाय दिसंबर 2023 तक ये वर्किंग में आ जाएगा। जो पहला हाइड्रोजन प्लांट है ये प्रोड्यूस किया, और जो हाइड्रोजन प्लांट है ना, इसमें जो हाइड्रोजन है इट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, बिकॉज जब हम इसको इन हाइड्रोजन को जब यूज़ करेंगे ना, तो जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? वाटर एंड थोड़ी बहुत हीट। आप यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन हमारा इमिट नहीं होता है, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करेगा, ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, क्लीन रखेगा एंड पॉल्यूट नहीं करेगा, करेक्ट। अगर पूछा जाए कि पहला फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये जोरहट में इस्टेब्लिश किया गया था, और जोरहट कहाँ पर है? असम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस सिटी ने टॉप किया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में? तो अभी याद रखना, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 की रिलीज करी। ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी स्टार्टअप जिनोम के द्वारा, ठीक है। ये स्टार्टअप जिनोम एक आपका एडवाइजरी एंड रिसर्च फर्म है, करेक्ट। इनोक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, और यहाँ पर जो टॉप किया है जिस सिटी ने वो है सिलिकॉन वैली, फर्स्ट पोजीशन पे। न्यूयॉर्क सेकंड पोजीशन पे। अगर मैं बात करूं इंडियन सिटी की, तो बेंगलोर जो आपकी आती है ये 20वें स्पॉट पर आती है इन दिस इंडेक्स। एंड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना, कि उनको फाइनेंस की रिक्वायर्ड है तो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी वाइज कोई हेल्प चाहिए तो टेक्नोलॉजी वाइज हेल्प की जाएगी, उनको आगे बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, स्टार्टअप को हम कैसे आगे ले जाएं, क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, क्या क्या सिनेरियो उसका ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों की हेल्प चाहिए तो वो सारी भी प्रोवाइड की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना में टी हब 2.0 लॉन्च किया गया था, टेक्नोलॉजी हब 2.0। इसका भी एम क्या था? यहाँ पर बेसिकली काफ़ी सारे इंक्यूबेटर ये एज अ इंक्यूबेटर प्रोवाइड करेगा, या ये एज अ इंक्यूबेटर काम करेगा, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आके इंक्यूबेशन ले सकते हैं इन दिस टेक्नोलॉजी हब 2.0। ये कहाँ पर है? तेलंगाना, हैदराबाद में, करेक्ट। स्टार्टअप जिनोम की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। नेक्स्ट आ जाता है धन वृद्धि प्लान। ये लॉन्च किया गया किस कंपनी के द्वारा? तो LIC के द्वारा भी रिसेंटली धन वृद्धि प्लान को लॉन्च किया गया था, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान एज वेल एज एक सेविंग प्लान रहेगा। जो ये धन वृद्धि है इसको आप परचेज कर सकते हैं बिटवीन
23rd of June to 30th of September. करेक्ट. ये प्लान फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द फैमिली इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड पर्सन जिसने अपने नाम ये पॉलिसी कराई होगी. अब इसी में एक चीज और याद रखेंगे, ये तो था धन वृद्धि प्लान जो LIC के द्वारा लॉन्च किया गया था. LIC की एक और न्यूज है. LIC ने 2.07% स्टेक NMDC में अपना सेल कर दिया है फॉर 649 करोड़ रुपीस के लिए. ठीक है. यहीं पे अगर मैं LIC की बात करूं तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र 1956 में स्टैब्लिश किया गया था एंड सिद्धार्थ मोहाटी यहाँ पे इंटर्म चेयरमैन रहेंगे. सके फिर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है. रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने भी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया. डायरेक्टली याद रखना है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती थी, तो रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने. फिर स्पेस एक्स के द्वारा अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का टेलीस्कोप लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूक्लिड. राइट. इसको डार्क यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, मतलब डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी की रिसर्च, उस पर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन के लिए. देन फिर आ जाते हैं अक्सर रिवर क्रूज. आप ये रिवर क्रूज देख सकते हैं, ये लॉन्च किया गया है गुजरात गांधीनगर में. किस रिवर पे होगा, ये साबरमती रिवर पर होगा एंड इसको अमित शाह के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया. एंड रीजन क्या था, टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की जाए और इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इसको ट्रैवल करेंगे, इसमें सफ़र करना चाहेंगे और ये 2 घंटे का यहाँ पर इसका टूर रहेगा. नेक्स्ट अजीत पवार. अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो की महाराष्ट्र के सेकंड डेप्टी चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, अजीत पवार. अजीत पवार. नेक्स्ट आ जाते हैं PM प्रसाद. इन्होंने अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इनको अपॉइंट कर दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड का. राइट. PM प्रसाद को. तो ये रिप्लेस किनको करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे या फिर ये सक्सीड करेंगे प्रमोद अग्रवाल को टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड. तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं आज के होमवर्क सेक्शन पे एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट चाहिए मुझे. सबसे पहला क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन. दूसरा, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंटेड द इनॉग्रल रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया. एंड तीसरा, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च रिपोर्ट फिश डिजीज एप्लीकेशन. तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट चाहिए. मैं देखता हूँ बच्चे वीडियो तो सारी देखते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो वरना फ़ायदा ही क्या हुआ होमवर्क क्वेश्चंस आपको देने का. राइट. आप ये भी तो समझिए, अगर मैं आपको, आपका टीचर आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा है तो वो इसलिए तो नहीं दे रहा कि आप उनको स्किप कर दें. राइट. वो चाहता है कि आप इनको कमेंट करें बिकॉज ये अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड इससे आपकी रिवीजन होगी, आपको चीज़ें याद रहेंगी. कमेंट करोगे तो दिमाग में चीज़ बैठेगी एंड काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. करेक्ट. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट्स चाहिए मुझे एंड दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए. इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं. कोड और याद रखना वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10.
Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.